नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई बेहतरीन क्लास में। जैसा कि हम पहले लेवल 3 यानी पीजीटी का सीडीपी पोर्शन सोल्व कर चुके हैं और अब हम सोल्व करेंगे अपना टीजीटी यानी लेवल 2 का जो सीडीपी का हमारा पोर्शन है उसको सोल्व। आपको इन क्लासेस की जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल यानी परमाणु क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। लैंग्वेज एंड थॉट आर रिलेटेड बिकॉज लैंग्वेज और थॉट जो है यानी भाषा और चिंतन है वो आपस में जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। क्यों? देखते हैं भाई क्यों जुड़े हुए हैं, हमें पता तो है ही आंसर। तो लैंग्वेज फॉलोज थॉट ओनली। देखिए पहली बात तो मैंने जो आपको टैग वर्ड्स बताए थे या एक पीडीएफ दी थी या शॉर्ट्स में डाली थी उसमें क्या कहा था मैंने, जहां भी आपको ओनली वर्ड दिखे 90 to 95% वो ऑप्शन रॉन्ग होते हैं। बेशक काट दीजिए, आंख बंद करके। कट गया, कट गया। दे आर इंडिपेंडेंट। क्या थॉट का लैंग्वेज पर कोई असर नहीं पड़ता या लैंग्वेज का थॉट पर असर नहीं पड़ता? भाई पियाजे साहब ने क्या कहा था? पियाजे ने कहा था कि पहले क्या आएगी? थॉट, और उसके बाद क्या आएगी? लैंग्वेज। लेकिन वहीं वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले बच्चा क्या करेगा? लैंग्वेज, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी? थॉट डेवलप होगी। यानी इंटर रिलेटेड तो ये आपस में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इस पर इम्पैक्ट डालेगी और ये इस पर इम्पैक्ट डालेगी। तो क्या है ये? बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अ चाइल्ड लर्न्स फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। दिस इज, एक बच्चा क्या है? स्व संतोष के लिए सीखता है। यानी बच्चा खुद के संतोष के लिए सीखता है, उसे कोई परवाह नहीं उसके बारे में कौन क्या सोचेगा, कुछ इनाम मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी, कुछ पता नहीं उसे। लेकिन क्या है? उसका खुद का संतोष है। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि पढ़ाना मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि मुझे उसके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए कि कुछ मिलेगा तभी पढ़ाऊंगा ना। वो क्या है? वो अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि हाँ भाई पढ़ा के मजा आता, दूसरे का भला हो जाए उससे अच्छा कोई काम नहीं, और अपने को अच्छा फील होता है। यानी ये क्या है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और जब सेल्फ सेटिस्फैक्शन आदमी को प्राप्त होता तो वो क्या है? वो इंटरनली होने वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि एक्सटर्नली कुछ हो। यानी मोटिवेशन कहाँ से आता? अंदर से। तो क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक, बाह्य नहीं भाई। कैसा? वो इंट्रिंसिक, आंतरिक। फियर, अरे भाई फियर में तो नेगेटिव वर्ड है, काट देना बिल्कुल। सोशल प्रेशर, ये भी लगभग हमेशा ही कटेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग टू इम्प्रूव लर्निंग। यानी शिक्षण के दौरान सीख सुधारने हेतु किया गया मूल्यांकन। देखिए तीन तरह के मूल्यांकन हमने देखा। फॉर असेसमेंट, या फिर ये कह लो आप असेसमेंट फॉर ऑफ एज। ये तीन मैंने शॉर्ट्स भी डाले थे अपने चैनल पे कि क्या होता है। फोर तो होता है फॉर्मेटिव के लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये होता है सम्मेटिव के लिए। और ये होते क्या हैं? जो लर्निंग के बीच में किया जाए, आप ये कह लो टीचिंग कह लो या लर्निंग कह लो, उसके बीच में किया जाए ताकि बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसे फाइंड आउट किया जा सके और उसको दूर किया जा सके। तो वो क्या है? वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। वो क्या है? वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। यानी ड्यूरिंग टीचिंग करने वाली कौन सी है? फॉर्मेटिव। और हिंदी में क्या कहते हैं उसे? रचनात्मक। ठीक है, ये वर्ड हिंदी वालों को याद रखने हैं कि इसे क्या कहते हैं। सम्मेटिव को संपनात्मक। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया मेनली अफेक्ट्स। यानी जो डिसलेक्सिया है वो किसको प्रभावित करता है? देखिए स्पीकिंग नहीं भाई, रीडिंग। ये मेनली होता है रीडिंग का भाई। देखिए इंग्लिश अलग, हिंदी अलग, ये कलाकार ही लोग हैं, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। रीडिंग का मेनली है डिसलेक्सिया। लेकिन कई बार क्या है, रीडिंग के साथ साथ इसे किसका भी मान लेते हैं? राइटिंग का भी।
हालांकि स्पेशल जो राइटिंग, जिन बच्चों को राइटिंग में दिक्कत होती है उन्हें क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया प्रॉब्लम कहते हैं उसे। लेकिन यदि आंसर में ऑप्शन में डिस्ग्राफिया ना दिया हो तो हम क्या ऑप्शन क्लिक करेंगे, डिसलेक्सिया। ठीक है, वैसे डिसलेक्सिया क्या है, रीडिंग की है, लेकिन क्या है अपने को, यदि रीडिंग के साथ साथ राइटिंग भी लिखा हुआ है तो दोनों का क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल राइटिंग की पूछे तो वो क्या है, डिस्ग्राफिया, यानी ये किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, पढ़ने की। ठीक है, ये याद रखनी पड़ेंगी 3-4 जो हमारी, एक तो डिस्कैलकुलिया है कि भाई जिस बच्चे को गणित में प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया है लिखने में प्रॉब्लम है, रीडिंग में प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया, ये ऐसे हैं। ठीक है, हमने चैनल पर ये वीडियो भी डाली हुई है, शॉर्ट्स आप देख सकते हैं डायरेक्ट वहाँ नोट से। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, एन एथलीट मेनली यूजेस विच इंटेलिजेंस। एक एथलीट है, एक खिलाड़ी है, वो अपने इंटेलिजेंस यूज करता है, यानी उसके पास कई तरह की इंटेलिजेंस है। अगर वो एक इंटेलिजेंस यूज कर रहा है इसका मतलब बहुत सारे इंटेलिजेंस है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था, गार्डनर ने, हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने क्या दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी उन्होंने 8 तरह की बुद्धि मानी थी। हम ये सब डिस्कस करेंगे, वैसे डाल तो रखिए हमने ये थ्योरी अपने चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं यदि आप देखना चाहते हैं। लेकिन क्या है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ उन्होंने जो, आप बिना, अगर आपने ओवर गार्डनर की थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तब भी आप इसका क्वेश्चन दे सकते, आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। एथलीट है, खिलाड़ी है, वो क्या है, किसका यूज करेगा, क्या वो लैंग्वेज का यूज करेगा, नहीं भाई। क्या वो लॉजिकल माइंड के दिमाग पे, नहीं भाई, इतना नहीं। बॉडीली काइंस्थेटिक, यानी वो शारीरिक गति का यूज करेगा। ज़्यादा किसका यूज करेगा, खिलाड़ी है तो शारीरिक गति का, संगीतमय का अभी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शारीरिक गति। ऐसे भी बिना, देखो आपने थ्योरी पढ़ी ना पढ़ी कोई बात नहीं, लेकिन आप कॉमन सेंस से भी तो लगा सकते हैं कि भाई ये कोई सोचे थ्योरी पढ़ना जरूरी ना ना। बहुत से सीडीपी के क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से और एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आप अपने जो अपना सिस्टम चलेगा ना, पीवाईक्यू का चलता ही है, उसमें आप पेपर को सोल्व करने का तरीका सीख जाएंगे। इसलिए अपने पीवाईक्यू की सीरीज जरूर देखनी है साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपना, अ टीचर हु टेक्स अ कंस्ट्रक्टिविस्ट। अरे नहीं भाई, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। अब की बार मिस्टेक बहुत कर रखी है एस्टेट वालों ने। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग वुड एनकरेज लर्नर टू। क्या है कि यदि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपनाता है कोई टीचिंग लर्निंग में, तो क्या इंक्रीज होगा उससे लर्नर का। देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट, हमने देखा है कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, बच्चा अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, निर्मित करता है, रचना करता है। तो जब नॉलेज किसी चीज़ की हमने रचना कर ली, हमने एक टैग वर्ड्स में एक नीचे ऐसी लाइन भी लिखी हुई थी कि सीडीपी में मोस्टली जहाँ ये लिखा हो ना, सीडीपी में मान लो, या हमें बच्चे को जो सिखाते हैं उसका मेन हमारा मकसद क्या होता है कि बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉब्लम सोल्व कर पाए। अल्टीमेट गोल यही है। ठीक है, यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए ऑप्शन में, जहाँ आपको लिखा दिखे प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो डायरेक्ट टिक कर दो, आंसर ठीक हो जाएगा। ये फंडा भी क्वेश्चन सोल्व करने का। वैसे मैं क्वेश्चन तो आपको बताता हूँ कि कैसे ठीक है गलत है, लेकिन डायरेक्ट आपको जहाँ दिखे कि भाई किसी का पर्पज है कुछ, और पर्पज आपको कुछ समझ ना आए, तो जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखे वहाँ क्लिक करो, आपका आंसर 90 to 95% ठीक हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि कोई कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, यानी रचना करेगा। किसकी रचना करेगा भाई, क्या वो मेमोराइज फैक्ट्स करेगा, गलत है भाई, नेगेटिव वर्ड्स है, मेमोराइज क्यों करेगा। क्या रिकॉग्नाइज करेगा कुछ होती इवेंट को, अरे भाई वो रिकॉग्नाइज करने का मतलब है पहचानना। घटना कोई पहले ही हो रही है तो उसने पहचानने में क्या किया भाई, क्या उसने कोई रचना खुद से की है, नहीं भाई, रचना नहीं की उसने, कुछ भी नया बनाया नहीं अपनी तरफ से, तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट कैसे हो गया, गलत। कोलैबोरेट विद अदर्स, दूसरों के साथ सहयोग करेगा। दूसरों के साथ सहयोग करने से कुछ कंस्ट्रक्ट किया उसने, सहयोग किया सिर्फ, कोई नई चीज या नया सॉल्यूशन कुछ भी तो नहीं किया, यानी कंस्ट्रक्ट तो कुछ किया ही नहीं। तो क्या करेगा वो, सोल्व प्रॉब्लम्स। ये क्या कर लिया, सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर दिया उसने भाई।
मान लो 8 + 4 है, ये दो चीज़ दी है, उसने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया कि इसका आंसर क्या है, 12 है। ये है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी ऐसे आंसर क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का जो व्यक्तित्व है हमारा, जैविक निर्धारक कौन है, यानी हमारी बायोलॉजी या फिर ये कह लो आप जैविक जो हमारी बॉडी का सिस्टम है या पर्सनैलिटी का, वो कहाँ से निर्धारित होता है, डायरेक्ट है, हेरिडिटी से होता है भाई, अनुवांशिकी प्रभाव। ठीक है, बॉडी हमें जो बायोलॉजिकल सिस्टम मिला है वो हमें कहाँ से मिला, वो तो भाई हेरिडिटी से ही मिला ना, अनुवांशिकी से मिला, ये डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, हालांकि पर्सनैलिटी सिलेबस में भी नहीं है टीजीटी के, तो बट दे देते हैं ऐसा ही, ये एस्टेट वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा ऐसा भी नहीं है। जो कॉमन रखना, जेबीटी टीजीटी और पीजीटी सबके लिए एक ही सीडीपी अपन पढ़ाएंगे, वही आपको करनी है। ऐसा नहीं सोचना कि ये टॉपिक नहीं है या है, वो सारा ही आपको सीडीपी करनी है, और उसी में से पेपर आ जाएगा लगभग 29 से 30 नंबर का, और आप 25+ आराम से स्कोर कर सकते हैं, बेचिंत होकर अपने चैनल को फॉलो कर सकते हैं 100%। विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंसी यानी अपराध का कारण निम्नलिखित में से नहीं है। देखो भाई, फिजिकल डिफेक्ट्स, किसी में कोई फिजिकल डिफेक्ट्स हो, शारीरिक दोष हो, पॉवर्टी गरीबी, फेलियर असफलता। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे। मान लो किसी में फिजिकल डिफेक्ट्स है, कोई हार्ड वर्क नहीं कर सकता, तो फिर क्या करने लगते हैं लोग, भीख भी मांगने लगते हैं भाई, चोरी करने लगते हैं, यानी वो डेलिंक्वेंट तो हो सकते हैं, अपराध के रास्ते पर चल सकते हैं। पॉवर्टी गरीबी में हमने बहुत देखा है कि जब गरीबी में आपको कोई रोजगार ना मिले तो हम क्या हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, देखते ही भैया हम। फेलियर, अब बहुत से लोगों को फेलियर मिलती है, करियर नहीं सेट कर पाते, तो वो क्या है, वो गलत रास्ते अपनाते हैं, देखते हैं ना आप इस बात को। यानी ये तीनों तो ऐसे कारण बन सकते हैं कि आदमी क्या हो जाए, डेलिंक्वेंट, अपराध का रास्ता अपना ले। प्रॉपर होम एनवायरनमेंट, यदि प्रॉपर घर का एनवायरनमेंट सही हो तो उससे क्या अपराध के चांस बढ़ते हैं कि घटते हैं, घटते हैं भाई। यानी क्या है, डेलिंक्वेंसी का इनमें से कारण नहीं है बताना हमें, तो क्या हो जाएगा, डी आंसर। क्लियर है, ये सिर्फ कॉमन सेंस लगानी है, इसमें सीडीपी जैसा कोई सिस्टम नहीं है, आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट जो थ्योरी है फ्राइड की, ये पढ़ेंगे हम, अभी हमने फ्राइड पढ़ा नहीं है। फ्राइड की जो थ्योरी है एडजस्टमेंट की, उसके अकॉर्डिंग इनकी कौन सी समायोजन की एक विशेषता है, क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। यदि कॉन्फिडेंस का लैक हो गया तो बंदा एडजस्ट कैसे करेगा, नहीं करेगा भाई। इमोशनल अनस्टेबल, आदमी कहीं भी भावनात्मक रूप से अनस्टेबल है, अस्थिर है, क्या वो कहीं किसी भी ग्रुप में एडजस्ट कर पाएगा, नहीं भाई। इरेगुलर लाइफ हैबिट, यदि अनियमित दिनचर्या है, क्या हम एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई। आप कॉमन सेंस से सब काट सकते हो, और जब 3 ऑप्शन आपके कट जाएंगे तो वे सभी चौथा आपका आंसर आ जाएगा। यानी हमारी क्या होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। मैंने पहले वाली वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था, या मान लो हम 2 दोस्त हैं, ऐसा एक अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं, या 4 दोस्त हैं, और 4 दोस्तों में आपस में हम एडजस्ट करते हैं उस ग्रुप में। किसी ने आज हमें कुछ गलत कह दिया और हमने उस ग्रुप को छोड़ दिया, यानी हम कुछ चीज़ों को सहन नहीं कर सकते, तो हमारी एडजस्टमेंट क्या है, घट जाएगी भाई। यानी हम क्या है, सहनशील होने चाहिए, तभी हम किसी ग्रुप में या कहीं भी सोसाइटी में क्या कर पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं। कॉमन सेंस से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। विच इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेंशन रिडक्शन, आपको अपनी टेंशन रिडक्ट करनी है, घटानी है, ये भी फ्राइड से ही लिया गया, एडजस्टमेंट से ही। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष, एक तो डायरेक्ट होता है और एक क्या है, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। आप कैसे करेंगे बाधाओं को दूर, अब इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं मैं, ये एक होता है सब्लिमेशन। क्या ये, सब्लिमेशन।
हालांकि हम फ्राइड को अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ बता देता हूँ आपकी सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन होता है जैसे हमारी कुछ अनुचित इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, और हम उस एनर्जी को कुछ पॉजिटिव रास्ते पर लगाते हैं, पॉजिटिव चीज़ों में उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। यानी यदि हम गलत चीज़ें करेंगे और सोचेंगे तो क्या हम सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम उसे क्या कर देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपने सही कई बार इन जो इस टाइप के संत टाइप के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि अपनी जो कामुक शक्ति है आपकी उसको किस में लगाओ, ध्यान में लगाओ, तो आपको क्या होगा, सिद्धि प्राप्त होगी, बोलते हैं ना ऐसा। यानी आपकी जो अनुचित डिजायर्स हैं, एनर्जी हैं, आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी में। तो वो क्या है, वो टेंशन रिड्यूस हो जाएगी आपकी अपने आप। और ये क्या है, इनडायरेक्ट वे है एडजस्टमेंट का, ठीक है। और इसे ये क्या कहते हैं हम, डिफेंस मैकेनिज्म है ये, डिफेंस मैकेनिज्म। क्या है ये, डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा प्रणाली है। हिंदी में इसको कहेंगे उदात्तीकरण। डिटेल में बाद में हम क्लास में देखेंगे। अब आपके लिए इतना याद रखना ज़रूरी है, ये क्या है, सब्लिमेशन आ जाएगा, टेंशन रिडक्शन का इनडायरेक्ट वे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर स्कूल इफेक्टिवनेस। यानी हमें विद्यालय की प्रभावशीलता बढ़ानी है तो कौन से मुख्य कारक होंगे। करिकुलम बिल्कुल बढ़ाता, भाई क्या पढ़ेंगे क्या नहीं। टीचर रोल मॉडल होता, वो भी बढ़ाएंगे। मैनेजमेंट यानी आपकी जो एसएमसी होती है, मैनेजमेंट कमेटी है, वो रूल बनाती है स्कूल के लिए, तो फिर क्या करती है वो फैक्टर, स्कूल के जो इफेक्टिवनेस है, प्रभावित है, उसमें इफेक्ट डालती है या नहीं। ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट देखते हैं, कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट से अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। यानी जो कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, संज्ञानात्मक या संज्ञानवादी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो समस्या समाधान स्थिति के बारे में क्या कहते हैं, बोलो भाई क्या कहते हैं। यानी आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं जुगाड़ सा बताता हूँ आपको। जो कोग्निटिव हैं, वो कोग्निटिव किस की बात करेंगे, वो दिमाग की प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। कोग्निटिव यानी दिमागी रूप की। तो अब आप इसमें आंसर में ये देख लो कि आपको दिमागी लेवल की बात कौन सी लग रही है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, हालांकि ये अलग अलग थ्योरी हैं, हम डिस्कस करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ये पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, ये ट्रायल एंड एरर, थर्मोडाइक। तो थिंकिंग प्रोसेस यानी क्या है, इट इज बेस्ड ऑन थिंकिंग प्रोसेस। कोग्निटिव दिमागी यानी संज्ञानवादी जो भी अपने साइकोलॉजिस्ट होंगे वो संज्ञानात्मक बात करेंगे। तो संज्ञानात्मक किसकी है, वो दिमाग की बात करेंगे भाई, मेंटल प्रोसेस की, इंटेलेक्चुअल लेवल की, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं आप, इट इज बेस्ड ऑन थिंकिंग प्रोसेस। थोड़ा क्वेश्चन को ट्रिकी सा बनाने के लिए लिखा गया, आप इसको ऐसे जुगाड़ से आंसर दे सकते हैं यदि आपको इसको कुछ भी पता ना चले। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट किस तरह के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस जो लास्ट क्वेश्चन है, ये सब हम ये जो रीइंफोर्समेंट की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर है, रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, ये सारी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारी रहती हैं जो लॉन्ग क्लास है, वैसे शॉर्ट वीडियोस में सब कुछ डाल दिया गया है, वो तो सिर्फ एस्टेट के लिए डाला गया था। अब हम डिटेल में करेंगे सब कुछ। द फैमिली इम्पैक्ट इम्पार्ट एजुकेशन टू द चाइल्ड। जो परिवार है वो बच्चे के लिए शिक्षा कैसे देता है भाई। फॉर्मली तो स्कूल देता है, यानी जहाँ रिटर्न रूल्स होते हैं ना। फॉर्मल क्या होता है, जहाँ रिटर्न रूल्स होते हैं, वो उस इंस्टीट्यूशन को, क्या उस जगह को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल। अगर आपको ये पूछे कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ क्या हो, रिटर्न रूल्स हो। क्या घर में रिटर्न रूल्स होते हैं, नहीं भाई। एजुकेशन तो देते हैं लेकिन वो रिटर्न रूल्स बेस्ड नहीं देते हैं, यानी क्या है वो, अनौपचारिक, इनफॉर्मल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कंस्ट्रक्शन। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट के फादर किसे कहा जाता है। इंटेलिजेंस का टेस्ट सबसे पहले किसने किया था, बोलो भाई किसने किया था। अल्फ्रेड बिने ने किया था।
क्या हो जाएगा आंसर? अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, ये 1904-5 में जो पहला टेस्ट किया था वही है। उसके बाद है द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। हमने बखूबी है देखा था कि मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया? अल्फ्रेड बिनेट ने। डायरेक्ट दिए गए हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं मेंटल एज का तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का या अभिप्रेरणा का इनमें से एक घटक नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको इसमें कुछ नहीं पता, लेकिन आपने टैग वर्ड्स याद कर रखे हैं अपनी एक शॉर्ट वीडियो से या अपने किसी भी लेक्चर से, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल लेंगे? ना तो आपको नीड्स का पता, ना आपको ड्राइव्स का पता, ना इंसेंटिव्स का पता। आप ये बताओ, रोट मेमोरी यानी रटना, हमने अपने हर लेक्चर में सीडीपीके में ये कहा है कि रटना क्या है भाई? नेगेटिव वर्ड्स है, और नेगेटिव वर्ड्स वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता भाई सीडीपी में। यानी आपको क्वेश्चन का आंसर बेशक ना आता हो, आपको ये पता है कि परमाणु क्लासेस में क्या बताया गया है, रटना वर्ड काट देना जहाँ मिले वो गलत मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था। विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का कौन सा एक अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? रटना तो कभी हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट काट दो। ठीक है, ये काट दो, आंसर हो गया यार। नीड्स होता है, ड्राइव्स होता है, इंसेंटिव्स होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोट मेमोरी। हम जब पढ़ेंगे मोटिवेशन उसमें देखेंगे बकायदा, लेकिन जुगाड़ से आंसर कैसे निकालना है सीडीपी में, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, वो तरीका सीखो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल टीचिंग इज। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग है अपनी, उसका जो रचनात्मक सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? देखो आप, पहले मैं आपको, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है मान लो, लेकिन मैं आपको जुगाड़ से क्वेश्चन का आंसर निकालना बताता हूँ भाई। लिसनिंग टू द टीचर, हमने बताया है ये कैसा हो गया भाई? वन वे हो गया। ये कैसी प्रोसेस हो गई? ये वन वे होगी, यानी ये हो गई जिसमें टीचर बोले और बच्चा सुने। हमने देखा है कि क्या ये प्रोसेस सही हो सकती कभी भी टीचिंग में, टीचिंग लर्निंग में कभी भी नहीं सही हो सकती भाई। क्योंकि बच्चे को क्या करना है? बच्चे को एंगेज करना भाई, बच्चे को शामिल करना। और वन वे में तो बच्चा एंगेज है ही नहीं, टू वे रखना है ये हमेशा, दोनों तरफ से बच्चे को सेंटर में रखना, यानी ये ऑप्शन कट गया। ठीक है। रिपीटिंग द कंटेंट स्पोकन बाय द टीचर, टीचर बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं, ये भी वन वे हो गया। ये भी कभी ठीक ऑप्शन नहीं हो सकता कभी भी साइकोलॉजी में या सीडीपी में। अब ऑप्शन बचे दो, द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल टीचिंग इज, यानी जो हमें संज्ञानात्मक या रचनात्मक सिद्धांत हैं, उस टीचिंग का हमारा क्या प्रिंसिपल है? रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। इसका तो मतलब ही नहीं बनता कुछ, क्या मतलब बनता? अध्यापक और शिक्षार्थी के संबंध, क्या कोई मतलब बनता है इस बात का? नहीं भाई। तो फिर क्या बचा हमारे पास? लर्निंग बाय डूइंग, यानी क्या प्रिंसिपल है कि हम किससे सीखेंगे? लर्निंग बाय डूइंग, आंसर हो जाएगा ये। और हमने टैग वर्ड्स में ये भी देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सीडीपी में आंसर ठीक होंगे ही होंगे। लर्निंग बाय डूइंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या होंगे? हमेशा ही ठीक होंगे सीडीपी में, ही याद रखने। एक मैंने जो पीछे से टैग वर्ड्स का पेज दिया था शॉर्ट्स में डाल रखा है, वो आप रामबाण असल में वो सीडीपी के लिए, आप उसे ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना अपने पेज पे और याद रखना उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी स्ट्रेसेस, यानी एक लर्निंग है जो कैसी है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम बल देता, किस पे बल देगा? अब ये देखो, सोशल है, सोसाइटी है, यानी यहाँ चार लोग होंगे ऐसा मानो आप, और चार लोगों में क्या होगा? बातचीत होगी भाई। आप इसे अंत क्रिया मानो, इंटरेक्शन होगा। तो क्या एकांत आ सकता है? अरे चार लोग हैं सोसाइटी में, एकांत आ ही नहीं सकता। साइलेंस, क्या चार लोग होंगे तो शांत बैठेंगे? मौन, नहीं भाई। कंपटीशन ओनली, अरे भाई ओनली वाला तो गलत कर दो। और मैंने वहाँ टैग वर्ड्स में लिखा हुआ था कि कहीं भी यदि कंपटीशन सीडीपी में, आप उसे ठीक नहीं कर सकते भाई कि आपस में कंपटीशन करवाओगे आप ना।
जहाँ भी आपको कंपटीशन वर्ड दिखेगा, कंपैरिजन दिखेगा, रोट लर्निंग दिखेगा, उन्हें काट दो ऑप्शन को, या आपका आंसर क्या बच गया, कोऑपरेशन। वैसे भी ये तो मैं सिर्फ बिना पढ़े भाई सीडीपी को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, बिना पढ़े, ठीक है। पढ़ने के बाद तो आप सोल्व कर ही दोगे। यानी क्या है, सोशल एक्टिविटी में आप क्या होंगे, एंगेज होंगे, आपस में कोऑपरेट करेंगे, चार लोग भाई सोसाइटी में बात करेंगे, आपस में लेन देन करेंगे, तो क्या बढ़ेगा उससे, कोऑपरेशन पर जोर देता है, आंसर ये डायरेक्ट हो जाएगा। या आप काट सकते हैं, 3 एलिमिनेट करके ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का अल्टीमेट एम होता क्या है, क्या पासिंग एग्जाम, नहीं भाई ये तो सरफेस लर्निंग है, हमने पीजीटी वाले में भी बात की थी। अर्निंग मनी, अरे ना भाई, बिना पढ़े भी लोग पैसे कमाते हैं, ये भी गलत है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, आदमी की, सॉरी इंसान की, नोट आदमी मतलब जेंडर बेस्ड, इंसान की क्या है, चहुमुखी विकास करना होता है एजुकेशन का। हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट, बट एम क्या है, आदमी का समग्र विकास हो। कंपटीशन, वही नेगेटिव वर्ड काट देना, आंसर हो जाएगा होलिस्टिक, समग्र विकास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी, यानी जिसमें सबको शामिल करेंगे। सम चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न, अरे भाई किसने कहा आप कुछ बच्चे नहीं सीख सकते, तो उनको अलग थोड़ी ना बिठाओगे आप, सबको क्या रखना, साथ रखना। ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न टुगेदर, यही होगा, सब बच्चों को साथ रखना, चाहे कोई डिसेबल हो, डिफरेंटली एबल हो, बॉय हो, गर्ल हो, कम एज का हो, उस क्लास में जो भी जिस भी तरह के बच्चे, उन सबको क्या रखेंगे, एक साथ रखेंगे, ठीक है, और सबको साथ में ही इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे सीखने की, वही क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन। स्पेशल स्कूल्स आर बेटर, नहीं भाई स्पेशल कुछ नहीं करना है। डिसेबिलिटी मीन्स इनएबिलिटी, अरे नहीं भाई, यदि आप किसी तरह डिसेबल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, ना ना, टोटली गलत बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम ग्रोथ, जो अपना विकास है वो वृद्धि से किस प्रकार भिन्न है। आप ये बताओ, मैंने या हमने डिस्कस किया था, ये क्या है, ये फिजिकल है, ये क्या है, ये मेंटल है, ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, तो देखते हैं। इज ओनली फिजिकल, बिकॉज डेवलपमेंट इज ओनली फिजिकल, अरे भाई ओनली से ही काटने की सोचा करो ऑप्शन को, ये सिर्फ डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल नहीं है, ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों है, फिजिकल भी आता है इसमें और मेंटल भी, दोनों, ठीक है। इज क्वांटिटेटिव ओनली, फिर ओनली वाला आ गया, काट दो। इंक्लूड्स क्वालिटेटिव चेंजेस, स्टॉप्स आफ्टर चाइल्डहुड, अरे भाई चाइल्डहुड के बाद डेवलपमेंट रुक कैसे जाएगी, सारी उम्र होगी डेवलपमेंट, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, थ्रू आउट लाइफ चलने वाली, वॉम टू टॉम। तो फिर ऑप्शन क्या बच गया, यही ऑप्शन बच गया, एलिमिनेशन के थ्रू भी, आपको पता नहीं पता डजेंट मैटर, लेकिन आप एलिमिनेट करते जाओ, आंसर आपका आ गया। आएगा क्या, ये हमें पता ही है, यानी ये क्या है, वैसे तो ये है क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या दे रखा है, क्वालिटेटिव दे रखा है, तो आंसर यही लगा देंगे कि डेवलपमेंट क्या है, ये क्या है, क्वालिटेटिव चेंज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आ गया भाई, वृद्धि और विकास के बारे में कौन सी कहानी सच है। वो मेंटल हमने देखा था, ये क्या है, ये फिजिकल है, ये मेंटल है, ये क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव ऐसे कह लो। ग्रोथ इज साइकोलॉजिकल, यानी क्या ग्रोथ मेंटल है और डेवलपमेंट क्या फिजिकल है, नहीं भाई, ये रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, ग्रोथ इज फिजिकल, ठीक है, वाइल डेवलपमेंट इज साइकोलॉजिकल, ये आंसर ठीक हो जाएगा। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर साइकोलॉजिकल, अरे नहीं भाई, ग्रोथ क्या है, ये तो फिजिकल है, ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर फिजिकल, दोनों ही, अकेले सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मेंटल भी है, तो ये कट गया, आंसर क्या बच गया, ग्रोथ इज फिजिकल वाइल डेवलपमेंट इज साइकोलॉजिकल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोग्निटिव डेवलपमेंट, वही संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य आपका, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड परमानेंट नॉलेज, ये किसका है, दिमागी रूप से होने वाला काम है कोग्निटिव, ठीक है, दिमाग से रिलेटेड, यानी इंटेलेक्चुअल लेवल से रिलेटेड, तो ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ऑप्शन जो आपको गलत लगेगा वो एलिमिनेट करते जाना, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक, बड़े लेवल की नॉलेज, और वो कैसी हो, परमानेंट, अभी मुझे नहीं पता ये ठीक है कि गलत है, आगे देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एंड परमानेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, देखो यहाँ क्या है, डेवलपमेंट है, और यहाँ क्या आ गई, नॉलेज, इससे ज़्यादा ऑप्शन अच्छा क्या मिला मुझे,
कॉम्प्रिहेंसिव एंड परमानेंट इंटेलेक्चुअल, दिमागी रूप की डेवलपमेंट। इससे तो अच्छा ऑप्शन नहीं है, मिल गया। यानी इन दोनों में से मुझे चूज करना हो तो इसको चूज करूंगा, इसको काट दूंगा। आगे देखता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव एंड परमानेंट फिजिकल डेवलपमेंट, अरे भाई ये किसकी बात है? ये दिमाग की बात है, फिजिकल वाला तो वैसे ही कट गया। कॉम्प्रिहेंसिव एंड परमानेंट एक्टिव डेवलपमेंट, अरे भाई एक्टिव क्या? एक्टिव यानी ये भी क्या हो जाएगा? मोस्टली फिजिकली तो एक्टिव, फिजिकली एक्टिव होता आदमी, मेंटली भी होता है। लेकिन यहाँ एक्टिव का मेन मतलब अपना क्या मतलब निकल रहा है? क्या कहीं स्पेसिफिकली लिखा हुआ मेंटल? नहीं भाई, तो हम क्या है? फिजिकल है, काट देंगे। यानी इन दो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, और दो में से ज़्यादा अच्छा कौन सा लगेगा कि परमानेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। ऐसे भी आप जुगाड़ से आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक थिंकिंग इज सीन मेनली। ईगोसेंट्रिक यानी बच्चा ये सारी चीज़ों को अपने हिसाब से देखता है, अपने व्यू से देखता है, कि जैसे मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, असल में वो ऐसे ही एग्जिस्ट करती हैं। हमने थ्री माउंटेन वाला जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था अपने एमसीक्यू में, तो वो कौन सी है? सेंसरी मोटर तो नहीं है, कौन सी है वो? प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, 2 से 7 वाली। डायरेक्ट आंसर है तो याद होगा तभी बता पाएंगे लगभग। आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन, मुझे एक दर्जन बच्चे सही जो स्वस्थ हों वो दे दीजिए। आई कैन मेक दैम डॉक्टर्स, मैं उन्हें डॉक्टर बना सकता हूँ, जज बना सकता हूँ, टीचर्स बना सकता हूँ, बैगर्स बना सकता हूँ, इवन चोर भी बना सकता हूँ। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट यूं की यूं याद रखनी पड़ेगी। ये वाटसन की है, ये आंसर हो जाएगा। ये बिहेवियरिस्ट थे भाई, यानी ये क्या थे? ये व्यवहारवादी थे। इनका मानना था कि कॉग्निटिव लेवल पे कुछ नहीं होता, बच्चा व्यवहार से सीखता है। ये था इनका मेन मकसद। ये कहते हैं कि बच्चे दे दो मुझे, बस आप जो स्वस्थ होने चाहिए फिजिकली, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। यानी उनके व्यवहार पर, एनवायरनमेंट पर डिपेंड कर देगा। ठीक है, ये क्या है? जेबी वाटसन की स्टेटमेंट है, डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। हालांकि अभी हमने इनको डिस्कस नहीं किया है, जब डिस्कस करेंगे उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये है अपना वाइगोत्स्की बिलीव्ड दैट लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट थ्रू, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? विकास से पहले होता है। एक मिनट। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम यानी सीखना विकास से, डेवलपमेंट से पहले होता है। क्या है भाई वाइगोत्स्की की थ्योरी? पहले तो वाइगोत्स्की की थ्योरी याद करो, वो सोशियो कल्चरल थ्योरी है। और क्या कहते हैं? ये विश्वास करते हैं कि लर्निंग क्या करती है? डेवलपमेंट से पहले हो जाती है। कैसे? रीइंफोर्समेंट की बात की है क्या भाई? ये मोस्टली तभी सोल्व होगा जब हमें वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में कुछ पता होगा। ना रीइंफोर्समेंट की बात की, ना मैचुरेशन की बात की, ट्रायल एंड एरर की थर्नाडाइक ने बात की है। तो ये क्या है? सोशल इंटरेक्शन की बात की है। सोशियो कल्चरल यानी सोसाइटी और कल्चर का क्या माना है? दोनों का कॉम्बिनेशन माना है इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट में। तो क्या है वो? सोशल इंटरेक्शन इसका आंसर हो जाएगा, कि लर्निंग कैसे करता बंदा? सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बताओ भाई, पहले भी आ चुका, गार्डनर ने दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। डायरेक्ट आंसर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। याद होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अकॉर्डिंग टू मैकडुगल द नंबर ऑफ इमोशन इज, मैकडुगल के अनुसार संवेगों की संख्या क्या है? ये जब हम मैकडुगल को पढ़ेंगे इमोशंस में तो वो देखेंगे। डायरेक्ट इसका आंसर है 14 टाइप्स की प्राइमरी इमोशंस बताया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लर्निंग इज एक्विजिशन हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। पहली बात तो यहाँ ओ की गलती है, ऑफ की। लर्निंग क्या है? एक्विजिशन ऑफ किसकी? हैबिट सीखते हैं हम, नॉलेज सीखते हैं एंड एटीट्यूड सीखते हैं। ये तो भाई डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ली गई है, और ये स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो की। ये हमें याद रखनी पड़ेगी। एक स्टेटमेंट तो लगभग कई बार दे देते हैं, पीजीटी में हालांकि नहीं दी थी, ये टीजीटी में दे दी है। तो ये तो नंबर कटने का चांस रहता है यहाँ, यदि हम सारी डेफिनेशन ना याद रखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अ चाइल्ड परफॉर्म्स वेल इन ग्रुप डिस्कशन, बच्चा क्या है? ग्रुप डिस्कशन में तो अच्छे से परफॉर्म करता है बच्चा, समूह चर्चा में अच्छा करता है। बट पुअरली इन रिटन टेस्ट, लेकिन जब उसका रिटन टेस्ट होता है तो वो क्या है? उसमें कमज़ोर है। दिस बेस्ट इंडिकेट्स लैक ऑफ इंटेलिजेंस। अरे नहीं भाई, इंटेलिजेंस में तो फिर वो डिस्कस भी नहीं कर पाता।
ठीक है। अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस की तो बात ही नहीं हुई। इमोशनल डिसऑर्डर है नहीं भाई, यानी उसमें लिखने में प्रॉब्लम है उसको, और लिखने में प्रॉब्लम क्या है उसकी, लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगी। जैसे डिसलेक्सिया देखा हमने, या फिर हमने क्या देखा, डिस्ग्राफिया देखा, वो क्या है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये दोस्तों हमने देखा अपना टीजीटी का जो सॉल्यूशन है सीडीपी का, और हमने देखा इसमें से हम आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस को तो सिर्फ जुगाड़ से सोल्व कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा भी ना हो बेशक उससे भी। ठीक है। तो इसको ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी अपनी जो टेलीग्राम का परमाणु क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।